हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आप देख रहे हैं एग्ज़ाम स्टडी चैनल, जिसके माध्यम से हम इसमें निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है जो क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम यूनिट 4 आजीविका का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, शहर क्षेत्र में आजीविका। मतलब कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 8 में देखा था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में शहरी क्षेत्र में किस तरह से आजीविका के साधन हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, ग्राम यानी कि ग्रामीण तो हो गया हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 में शहरी क्षेत्र में आजीविका का साधन। अब देखेंगे आप जिस डायग्राम में देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में किस तरह से एक काम हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो हम इस चित्र के बारे में हम देख सकते हैं, जैसे कि जो चित्र में बताया गया है इसको इसमें लिखकर भी दर्शाया गया है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से कि शहरी क्षेत्र में किस तरह से अपनी जो समस्या हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में क्या है, इसमें देखते हैं हम भारत में 5000 से ज़्यादा शहर है। भारत में क्या है, 5000 से भी ज़्यादा शहर है। 27 महानगर हैं, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, जैसे अन्य महानगर जो 10 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। और कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। शहर में कहते हैं ना सभी लोग ना इसमें कि शहर में जो ज़िंदगी है ना वह है हमेशा चलती रहती है, और शहर की ज़िंदगी कैसी होती है, वह है रुकती नहीं है, जिसमें कि आप इसमें देख भी सकते हो। इसलिए शहर में जाकर देखिएगा वहाँ के लोगों का क्या काम करते हैं। मतलब आप जब शहर में जाओगे ना, शहर में देखोगे कि शहर में किस तरह का माहौल है, वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह से काम करते हैं और क्या नौकरी करते हैं, क्या रोज़गार लगे हैं। आपके जीवन में भी आप वहाँ जब जाओगे ना तो आप देख पाओगे कि किस तरह से समस्या हैं और किस तरह से यहाँ जीवन का अपना व्यतीत करते हैं शहरी क्षेत्र में। तो जब रोज़गार कमाई के बारे में आप इस तरह से यहाँ पर जाओगे तो देखने को मिलेगा, जैसे कि इस डायग्राम में भी दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं सड़कों पर काम करना, मतलब कि जो सड़क हैं सड़कों पर किस तरह से काम किया जाते हैं उसके बारे में देख सकते हैं। यह एक शहर है जिसमें कि मेरी मौसी बहन रहती है। मतलब कि बच्चा बोलता है कि यह क्या है, एक शहर है जहाँ पर मेरी क्या है, मौसेरी बहन रहती है। और वहाँ यानी कि गिनी चुनी ही हम बार आई है, मतलब कि वह गिनी चुनी ही बार यहाँ गांव पे आई हैं। तो वह बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। तो फिर इसके सड़क यानी कि तड़के ही घर से निकल गई थी, और मुझे जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े तो हमने देखा कि काफ़ी चहल पहल है। मतलब कि जब गांव से जब कोई जाता है शहर में देखोगे वहाँ का माहौल ही रहता है, और वहाँ चहल पहल कुछ अलग ही तरह की होती है। तो इसमें हम अब देखेंगे कि किस तरह से ये कहानी चले। तो सब्ज़ी बेचने के लिए अपनी रेहटी, मतलब कि वह सब्ज़ी बेचने के लिए क्या करते हैं, वह रेहटी है जिसमें कि टमाटर है, गाजर है, खीरे हैं, सजाने में यानी कि व्यस्त थी, ताकि लोग देख सकें और उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है वह है सभी सामग्री को वह ट्रेली में रखती हैं, रेहड़ी में रखती हैं। और फुटपाथ में एक फूल वाली बैठी थी, और वह सुंदर संगीत तरह तरह के फूल बेच रही थी। और फिर उसने लाल पीला गुलाब का ख़रीदा। मतलब कि उसमें फिर फूल बेचने वाली थी, उससे क्या क्या ख़रीदा उन्होंने, कौन कौन सी कलर, लाल और पीला गुलाब ख़रीदा। फिर इसमें सड़क के दूसरी तरफ पटरी की एक व्यक्ति है जो अखबार बेच रहा था, और इसके चारों ओर से घिरा हुआ था। कोई अखबार पढ़ना चाहता था तो वहाँ बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती थी हुई गुजर रही थी। मतलब कि जो अखबार भी बेचता था और बसें जो होती है वहाँ की जो बस हैं वह ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाकर वह गुजर रही है।
तो अक्सर फिर इसमें हम देखेंगे, अक्सर यहाँ स्कूल के बच्चे ठहाठे मारते हैं, मतलब कि हंसते हैं। और पास में पेड़ के नीचे मोची की एक टीन के बक्से पर एक जो मोची है वाल बनाने वाला, उसकी एक दुकान भी है, वहाँ पर काम निकल पड़ा। और फिर सड़क के किनारे पर नाई हैं, अपना काम शुरू कर चुका था। यानी मोची बोले तो जो जूते चप्पल का काम करता है वो। और फिर नाई है जो है, नाई ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद एक ग्राहक से पहले दूसरे सुबह यानी दाढ़ी बनवाना आता है, यानी कि बनवाना चाहता है। तो फिर सड़क के थोड़ी दूर जाकर वह औरतें क्या थी, वह ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें को इकट्ठा पानी में चिमटिमाती ले जाती है, और फिर वह दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां भी ले जाते हैं। तो इसमें आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम जगह जगह पर आए और वहाँ रिक्शे वाला एक तरह से क्या करता था, कतार में खड़े होकर ग्राहक को इंतज़ार कर रहा था। कौन? रिक्शे वाला। और फिर इस तरह से हमने एक और बाज़ार जाने के लिए तय किया, और बाज़ार में वहाँ 2 किलोमीटर दूर था। तो फिर इसमें हम इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि जो कि बच्चू माझी एक रिक्शा वाला है। कौन? बच्चू माझी। ये क्या है? एक रिक्शा वाला है। और मैं बिहार के एक गांव से आया हूं, जहां पर मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी 3 बच्चे की मां है। कौन? मेरी बीवी 3 बच्चे, यानी कि मेरी बीवी है और 3 बच्चे हैं जो कि गांव में रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम यानी कि लगातार नहीं मिलता, जो क्योंकि वह मिस्त्रीगिरी का काम करता था। और फिर जो कमाई होती थी उसे वह परिवार में पूरी नहीं पड़ पाती, मतलब कि जो कमाई होती थी जिससे कि उनका पूरा परिवार में पूरा नहीं हो पाता था। जब मैं वह शहर पहुंचा तो मैंने पुराना रिक्शा ख़रीदा और उसमें पैसे से कुछ किस्तों में चुकाया, काफ़ी साल पहले। तो इस तरह से वह रोज़ाना सुबह स्टॉप पहुंचता और ग्राहक को ज़्यादा देर तक नहीं चाहता, वहाँ आने छोड़ देता था। फिर वह दूसरी रात आगे जाता था, फिर रिक्शा लाता था। फिर वह इस तरह से कॉलोनी के आसपास 6 किलोमीटर तक रिश्ता दूर चलाता था। फिर ग्राहकों को से क्या करता था, वह 5 से 10 रुपये तक लेता था। और तबीयत ख़राब हो जाने पर उसका पूरा काम नहीं हो पाता था, जिसके वजह से उसकी कुछ भी कमाई नहीं हो पाती थी, जिससे कि वह मेरे दोस्तों को, यानी कि जो दोस्तों के साथ किराया कमरे में रहता हूँ, वह पास में एक फैक्ट्री, जो उसका दोस्त था वह क्या करता था, पास की फैक्ट्री में क्या काम करता, तो वह रोज़ 80 से 100 रुपये मेरी कमाई हो जाती थी। 50 से 60 रुपये खाने और किराए के खर्च में चला जाता था, और बाकी परिवार में बचा लेता था। बात यानी कि जो साल में 2 से 3 बार मैं अपने परिवार से गांव मिलने जाता हूं, और जो पैसे शहर में भेजता हूं वह मेरे परिवार उसी पैसे से जीवन जीता है। कभी कभी जो कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूर से आने की जो कार्य थोड़ा सा कमा लेती है। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल में जो नीचे आपको यानी कि जो लाल वाला बेल आइकन बटन दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो फिर हम इसमें देखेंगे कि जो बच्चू माझी है और एक तरह शहर के कई सारे लोग हैं, सड़कों पर काम करते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं। वह उनकी मरम्मत करते थे और कई सेवा भी करते थे, स्वरोजगार में लगे थे, और इसलिए उनका दूसरा रोज़गार भी नहीं मिलता। इस तरह से वो काम करते, एक ही में लगे रहते, जिसके कारण उनको दूसरा रोज़गार नहीं मिलता था। इसलिए उन्हें अपना खुद का ही संभालना पड़ता था, और फिर वह खुद ही योजना बनाते थे कितना माल यानी कि ख़रीदें और कहाँ कैसे दुकान में लगाएं, और जिससे कि उनकी आस्थाएं होती थी जो ज़्यादा पैसे कमाने की थी, तो वह आस्था होती रहती थी, यानी कि इस तरह की आस्था होती थी। कभी कभी टूटे फूटे जो गत्ते डिब्बे या बक्से में जो कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती थी, वह खम्भों, तिरपाल या प्लास्टिक में चढ़ा देते थे, जिसके कारण कि वह ढीले या सड़क में जो पटरी प्लास्टिक बिछा कर दी काम चलाते थे, उन पे
पुलिस कभी कभार दुकान हटाने को भी कह देती थी। जिस तरह से आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो कि इसकी सुरक्षा नहीं होती थी। ऐसी जगह पर जहाँ पर ठेले वाले को घुसाने की नहीं होती थी, और यानी कि घुसने की जगह नहीं होती थी, और फिर ठेले वाले की चीज़ें बेचते थे। अक्सर घर पर ही उनके परिवार वाले बनाते थे, परिवार वाले चीज़ों को खरीदते थे, साफ़ करते थे और उनकी बेचने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आप इसके लिए सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग या यानी कि ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर जो शहर है, इसका एक सर्वेक्षण में पाया गया। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से अक्सर इस तरह से काम करने वाले आजीविका के प्रमुख साधन होते हैं। तो इसमें हम अब देखेंगे कि इसके माध्यम से एक काम करने वाले 12% लोग शहरों में काम करते हैं। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग कितना 1.25 करोड़ लोग फुटपाथ या ठेले में सामान बेचते हैं। कितने 1.25 करोड़ लोग जो होते हैं हमारे देश में फुटपाथ या ठेले पर अपना जो सामान है वह बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही गलियों में फुटपाथ पर ही एक काम को यातायात पैदल चलाने यानी चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। मतलब कि जो चलते हैं लोग वह अपनी जो सामान है जगह को छोड़ देते हैं, जिसकी जगह नहीं छोड़ पाते, जिसके कारण कि चलने वाले लोगों को परेशानी होती। इस तरह से वह रुकावट का बाधा पैदा करते हैं। लेकिन कई अनेक संस्थाएं प्रयास कर रही हैं जो अब इसको सभी के लिए उपयोगी है और आजीविका कमाने के लिए अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। और सरकार के उस कानून को देखने के विचार में जिससे कि उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और कानून के बदलाव में आने से उनके पास काम करने की जगह होगी। यातायात में कई लोग जो होते हैं वह आवागमन के सहज रूप में हो पाए जाते हैं, जिसमें कि शहर के इलाके में फुटपाथ और ठेले में सामान बेचने वाले हैं, और जैसे कि आप सामान रख लेते हैं ठेले में तो उस सामान को बेचने के लिए फुटपाथ में ही दुकान लगा लेते हैं, और जहाँ जाए वहाँ सुझाव देते हैं। खुले आने जाने की अनुमति होती है। लोग के पास क्या समितियाँ रखें जिससे कि उन मुद्दे का निर्णय लेती हैं। फिर आप इसमें देखेंगे कि बाज़ार में क्या है। बाज़ार में जब हम बाज़ार में पहुँचते हैं तो दुकानों में अभी खुलना शुरू होती है, और लेकिन जो त्यौहार है होने के कारण ही भीड़ भाड़ हो जाती है, जहाँ पर मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं, चप्पल हैं, बर्तन हैं, बिजली के अन्य प्रमुख प्रकार के साधन मिलते हैं, जिसमें कि दुकानों में कतार के रूप में हम इनको देख सकते हैं। दांतों के लिए डॉक्टर मिल जाते हैं, क्लिनिक मिल जाती हैं। फिर मेरी मौसेरी बहन ने अपने सवाल से पहले पूछा, तो हम इसमें अब देखते हैं उसके बारे में कि समझ लिया। और फिर हम इसमें अब देखते हैं कि जहां हम लोग पहले से ही पहुंच गए, जिसमें बहुत सारी बारी न चल पाए, और इसमें हमें थोड़ी देर तक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया। जो डॉक्टर था उसके दांतों का क्या परीक्षण मतलब कि जांच की, और फिर उसने दांत का यानी कि छेद भरवाने के लिए जो दांत जो होता है वो खोखला हो गया, खोखला को उस खोखले दांत को भरवाने के लिए अगले दिन आने के लिए कहा। किसने? डॉक्टर ने। बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा था कि वह दांत खराब होने के लिए होने दिया जाए और ऊपर इतना दर्द सहन करना पड़े। तो फिर इसमें डॉक्टर ने यहाँ काम हमसे मिले और कपड़े जो कि एक शोरूम पर गए, और क्योंकि मैं कुछ सिलाई और कपड़े ख़रीदना चाहती थी। इस पर शोरूम के 3 मंजिला में, और हर मंजिल में अलग अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल में पहुँचे जहाँ पर लड़कियों के कुछ यानी कि कपड़े रखे हुए थे। फिर इसमें बड़ी दुकान में हरप्रीत कौन थी? बड़ी दुकान में पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान में काम करते। कौन बोलती है? हरप्रीत बोलती हैं। और इतवार को, किस दिन? इतवार को। फिर इसमें हम देखते हैं तो फिर और त्यौहार में कुछ और मेरी माँ उनकी मदद करती हैं, और मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए
करने के बाद ही वहाँ काम करना शुरू कर दिया है। और फिर अब मेरी माँ यानी कि जो मेरी पत्नी वंदना, कौन, मेरी पत्नी वंदना और शोरूम चलाती थी। और फिर वंदना बोलती है कि वंदना क्या बोलती हैं, हमने कुछ साल पहले ही एक शोरूम खोला। कौन बोलती है, वंदना बोलती है कि हमने कुछ साल पहले क्या खोला, एक शोरूम खोला। और एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, मतलब कि जो विभिन्न यानी कि तरह तरह की डिज़ाइन करके वह ड्रेस बनाती है। मैंने इस तरह की फैशन की कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। लेकिन आजकल के लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदने को पसंद करते हैं। मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों का आकर्षण के रूप में सजा कर रख दिया जाए। तो हम फिर इस शोरूम से अलग अलग जगह में सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई है, अहमदाबाद है, लुधियाना है और त्रिपुरा से खरीदते हैं। कुछ सामान दिल्ली के पास शहर के क्षेत्र में, जैसे कि गुड़गांव शहर के पास कौन सा है, दिल्ली के पास गुड़गांव है, नोएडा से भी आते हैं। और फिर कुछ कपड़े विदेशी से भी मंगवाते हैं। उसे शोरूम में सही रूप से चलाने के लिए हम इन कपड़ों को की आवश्यकता पड़ती है। इन विभिन्न अखबारों में हम सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं कि इस तरह के डिज़ाइन कपड़े हमारे यहाँ मिलते हैं। तो यह अभी शोरूम किराए पर है। यह शोरूम कैसा है, अभी किराए पर है, जो जल्द ही खरीद लेंगे। और अब हम बाज़ार के आसपास के लोग, जो मुख्य बाज़ार बनाया गया है, हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास में एक सोसाइटी में एक फ्लैट भी खरीद लिया। फिर हरप्रीत और वंदना, कौन, हरप्रीत और वंदना, इस तरह से कई लोगों के पास जाकर शहर में बाज़ारों से अपनी दुकानों के लिए, दुकानों में बहुत बड़े से लोग होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी हैं, जो वहाँ पर लोग हैं काम करने वाले। तो वंदना और हरप्रीत एक बड़ी दुकान में काम शुरू किया और उनकी दुकान चलाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ा। तो एक बड़ी दुकान के मालिक के बात कीजिए और पता लगाइए कि आपके काम की शुरू कैसी योजना है, क्या है पिछले 20 सालों में। इस प्रकार की समस्या के बारे में हम देख सकते हैं। तो फिर इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान पर व्यापार खुद संभालते हैं और किसी चीज़ों की नौकरी नहीं होती है, लेकिन खुद की नौकरी मैनेजर की सहायक होनी पड़ती है। फिर इसमें पक्की दुकानें भी होती है जिनके पास नगर हैं और नगर निगम व्यापार में करने के लिए क्या है, लाइसेंस है। नगर निगम को एक निश्चित काम करता है, नगर निगम क्या करता है, एक निश्चित काम करता है। और किस तरह से सप्ताह में एक दिन बाज़ार बंद रहता है, मतलब कि सप्ताह है, सप्ताह में एक दिन कैसा होता है, वहाँ बाज़ार बंद रहता है। फिर उदाहरण के लिए आप बाज़ार में बुधवार को बंद हो रहेगा और इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक है, कुरियर है इत्यादि इनकी सेवाएं देते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें फैक्ट्री के बारे में। फैक्ट्री क्या है, मैं अपने एक कपड़े पर जारी यानी कि जो काम करवाना चाहती थी, मतलब कि जो अपने एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक क्या कपड़े पर एक जरी का काम करवाना चाहती थी। तो मुझे एक ख़ास मौके का पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती हैं। तो फिर हम इसमें अब देखेंगे कि निर्मला के बारे में, जो एक कपड़े के सिलने की फैक्ट्री में काम करती थी। फिर निर्मला के पड़ोसियों जरी और कढ़ाई का भी काम कर, निर्मला का जो पड़ोसी थी वह क्या करती, जरी और कढ़ाई का काम करती थी। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री में गए, मतलब कि दोनों ने क्या करी, बस पकड़ी और फैक्ट्री में चल पड़ी। और फिर बस खचाखच भरी थी और फिर हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो वह अपनी इस जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि वह भीड़ भाड़ में हमारा भुगतान ना बन सके, मतलब कि धक्का ना लगे, जिसके कारण कि वह मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ रोज़ कैसे सफ़र करते हैं, कैसे बस पर फैक्ट्री के पास पहुँचे।
उतरने लगे। तो हम एक मोड़ पर उतर गए और जान में जान आई, मतलब कि जब वो है बस से उतरे तो उनकी जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे बहुत यानी कि वो बड़े लोग समूह में बार्डों यानी कि बड़ों पर बैठे थे, बार्डों पर बैठे थे और कुछ टिककर खड़े थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद ही किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और कुछ यानी कि रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे। और फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है, मतलब कि जहाँ लोगों को मज़दूर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, लेबर चौक कहा जाता है। ये दिहाड़ी पर काम करते हैं, मतलब कि दिन भर काम करते हैं और शाम को उनको मजदूरी मिल जाती है। तो फिर मज़दूर है और मिस्त्री हैं कुछ, जहाँ पर भवन बन रहे हैं उनमें से कुछ लोग इस तरह से वो हैं यानी कि बोझा ढोते हैं और इस तरह से कार्य करते रहते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन पर पानी और पाइप की खुदाई का भी काम करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग काम नहीं करते हैं, बाज़ारों अनियमित रूप से शहर में हैं। जो हम फैक्ट्री में घुसे हुए हमने पाया कि अलग अलग एक काम यानी कि जब ये दोनों फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर कैसा होता है, अलग अलग तरह का काम होता है। फिर इसमें अलग अलग विभाग में होते हैं। ऐसा लग रहा था कि लोगों के बीच कभी ना ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ, मतलब कि जहाँ पर लोग अधिक मात्रा में हैं वहाँ पर ऐसी पंक्तियाँ हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। तो फिर एक दिन जहाँ पर कपड़े सिले जा रहे थे और उस विभाग में हमने देखा कि छोटे से कपड़े में काम करने वाले कंपनी में काम कर रहे थे। एक दूसरे के व्यक्ति थे जो एक व्यक्ति सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो काम तैयार करते थे, यानी कि जो काम में कपड़े को तैयार करते थे और ये कमरे की एक तरफ की ओर लगाए जा रहे थे। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि हमने निर्मला को कुछ ऐसी ही इस जगह पर पाया कि जैसे मेरी बहन और मिलकर वह बहुत ही खुश हो गई और जहाँ पर वादा किया कि मेरे कपड़ों की जरी का काम करवा देगी। तो इसमें आप देख भी सकते हैं। और निर्मला कपड़े के निर्यात का करने वाली कंपनी दर्जी का काम करती थी और जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी वह है अमेरिकन, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोग यहाँ गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। और फिर इसमें हम दिसंबर से अप्रैल में निर्मला और इसमें पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा हुआ। निर्मला पर दिसंबर से अप्रैल के बीच में निर्मला पर काम का बोझ ज़्यादा हो गया। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात के 10 बजे तक काम पर शिफ्ट पाते हैं, यानी कि उसका सारा काम क्या करती वह निपटा पाती है। कई तरह वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जहाँ पर काम जल्दी होता है वह इतवार को काम पर जाना पड़ता था। निर्मला रोज़ 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते थे और अतिरिक्त 40 रुपये देकर वह काम करने को मिलता था। फिर इसमें हम देखेंगे जून का ख़त्म हो जाता है तो वह फैक्ट्री वाले ने इन दर्जियों की संख्या को, जैसे जून ख़त्म होता है तो वह फैक्ट्रियों में जो हम काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर से 6 बड़े भागों में उनको देखा और फिर वहाँ से इनके बारे में अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। और वे 6 भागों में बांटा और फिर वहाँ से दफ्तर एक दूसरे से विक्रेता मिले और उनकी प्रगति रपट देखी गई और पूरी समस्या पर चर्चा हुई और उनके पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती थी। अक्सर देर रात तक भी उनके काम करना पड़ता था और सिलसिले के तौर पर यात्राएं करनी पड़ती थी। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती थी और फिर वह बिस्कुट कंपनी में भी स्थायी कर्मचारी थे और उम्मीद रख सकते थे कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलती रहेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिले, क्योंकि कंपनी में जब स्थायी कर्मचारी होते हैं तो जो
यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको फ़ायदे भी उनको मिलते रहते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, तो उनकी तनख्वाह एक यानी कि एक भविष्य निधि से सरकार के पास डाल दिया, भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता था। तो फिर इसमें हम उनकी इस बचत से व्यवसाय को मिलते थे। नौकरी को सेवानिवृत्त हो जाने पर उनका पैसा मिल जाता था। फिर इसमें हम उनकी छुट्टियां हैं, छुट्टियां पर इतवार और राष्ट्रीय, उनकी छुट्टी कैसी होती है, इतवार को राष्ट्रीय त्यौहार पर के लिए मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिनों पर मिलती है। फिर इसमें परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी होती है क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में। और फिर इसमें हम उनकी कंपनी की एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों का इलाज का खर्च उठाते हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो महानगर हैं और उनके महानगरों में सेंटर में काम करने वाले जो टेलीविज़न उपयोगकर्ता फ्रिज के सामने खरीदते हैं और फिर फ़ोन की सेवा जैसे उपयोग करते हैं। केंद्रीय दफ्तर के लिए एक जगह पर उपयोगकर्ता समस्या से जुड़े सवाल के संबंधी जानकारी मिलती है। कॉल सेंटर में जो हालनुमा या कमरों में चलाए जाते हैं जिसकी अलग अलग खाने बने होते हैं और यह कंप्यूटर टेलीफोन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये कॉल सेंटर का हाल। तो इसमें हम फिर इनकी के बारे में देख सकते हैं। फिर अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर इसमें तो कर्मचारी को बीमार के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहर में छोटे कई कर्मचारी होते हैं, दफ्तर हैं, फैक्ट्रियाँ, सरकारी विभागों पर काम करते हैं और नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोज़गार मिलता है और वह काम उसी दफ्तर पर फैक्ट्री में काम कर पाते हैं और इस तरह फैक्ट्री में उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। और फिर अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों को तरह यानी कि क्या बोलते हैं इसमें, अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों को की तरह ही इसको निकाल नहीं सकते, मतलब कि इनको स्थायी तौर पर ही रखा जाता है। आगे तौर पर यह यानी कि जो कम आखिरी दिन ख़त्म हुआ तो उन पर मौसे रखें। तो फिर इसमें थकी यानी कि थकी मांदी बैठी थी, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा शहर सबसे जाने में इतनी बड़ी। इसमें उनके बारे में देख सकते हैं, कभी कभी मिलते जुलते मगर उन्हें बांधता है और शहरी जीवन में बनाए रखता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे इसमें अभ्यास प्रश्न के बारे में। नीचे के तौर पर आपको जो दिए गए हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को किस तरह से रैन बसेरा में किस तरह से काम किया जाता है। जैसे कि इसमें प्रश्न 2 में पूरा तालिका को दिए गए जिसके तरह अलग अलग का नाम है, काम की जगह है, आय है और फिर इसमें काम की सुरक्षा सुविधा है स्वयं के, यानी कि बच्चू मांझी 100 रुपये प्रतिदिन, हरमन हरप्रीत और वंदना और स्वयं निर्मला कोई बोझ नहीं है इसकी सुविधा है। और इसमें देखते हैं आप कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम करने किस तरह अलग है। सुधा ने अपने वेतन के अलावा कौन सी लाभ मिलता था। सुधा को सारी चिकित्सा और भी सभी चीज़ों का लाभ मिलता था। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।